अब हम आज पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स में भी कि अगर किसी बॉडी के पोजीशन को लोकेट करना है और उसके मोशन को ऑब्जर्व करना है तो हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का लॉ वैलिड है दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, अगर कोई भी फ्रेम रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कोई भी एक्सीलरेटेड फ्रेम है उस फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट मीन्स जहां एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा तो उस फ्रेम का ऑब्जर्वर जो बॉडी रेस्ट पर होगी उसको क्या फील करेगा कि विदाउट एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी मोशन में है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ये एक फ्रेम है, सपोज दिस इज अ फ्रेम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस फ्रेम में अगर यह ऑब्जर्वर है और यहां पर एक फ्री बॉडी है, दिस इज फ्री बॉडी, जिस बॉडी पर कोई फोर्स काम नहीं करता है, तो इसको क्या ऑब्जर्व करेगा कि बॉडी रेस्ट पर है, क्योंकि ये फ्रेम रेस्ट पर है, ये फ्रेम रेस्ट पर है और इस फ्रेम की वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस फ्रेम की एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा फ्रेम कंसीडर करें, ये दूसरा फ्रेम है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ये एक्सीलरेटेड फ्रेम है, इस फ्रेम को एक्सीलरेशन ए से चला दिया गया और इस फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है ये क्या फील कर रहा है कि ये फ्री बॉडी एक्सीलरेशन ए से पीछे की तरफ आ रही है। अब जरा देखें, जिस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब तक वो बॉडी मोशन में नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ये कहता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है। तो कैसे बिना एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी मोशन में आएगी? बट ये ऑब्जर्वर कर रहा है कि विदाउट एक्शन ऑफ फोर्स बॉडी मोशन में है, यानी इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव अगर बात करें तो न्यूटन्स लॉ गलत है। ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि बॉडी रेस्ट पर है बिकॉज ये फ्रेम रेस्ट पर है, तो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सही है। तो यहीं से न्यूटन्स के लॉ को गलत नहीं करते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया। एक पार्ट जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का लॉ होल्ड कर जाता है, न्यूटन्स का लॉ वैलिड है, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम के अंदर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने कहा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक प्रॉब्लम और शुरू हो गया कि अगर कोई सिस्टम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व तो नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स लॉ चाहिए, न्यूटन के लॉ को हमें यूज करना है। बट यहां कहा जा रहा है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, यानी कि हमें किसी तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर के हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। क्यों? कि हमें नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करना है। तो स्यूडो फोर्स ये कहता है कि नॉन इनर्शियल को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए जिस इमेजिनरी फोर्स का हम एप्लीकेशन करते हैं दैट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो रियल फोर्स नहीं है, दिस इज ए वर्चुअल फोर्स। ये फील किया जाता है, आप इसको देख नहीं सकते। सपोज आप कार में बैठे हैं एंड कार इमीडिएट एक्सेलरेट हो रही है, तो आप पर एक फोर्स पीछे की तरफ आप फील करते हैं कि पीछे से कोई पकड़ के खींच रहा है।
ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये फोर्स आपने फील किया, इसको कोई देखा नहीं कि कौन सा एजेंट फोर्स लगा रहा है, दैट इज वर्चुअल फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। सपोज कार चल रही है, आप बैठे हैं, अचानक ब्रेक लगाने पर आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्यों? वहां पर कोई आगे पकड़ के तो आपको खींच नहीं रहा, लेकिन आप आगे की तरफ झुकते हैं क्यों? कि आपको आगे की तरफ एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स एक वर्चुअल फोर्स है, इसका एप्लीकेशन सिर्फ हम करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखें कि स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई फ्रेम एक्सीलरेटेड है, क्योंकि एक्सीलरेटेड फ्रेम को ही हमने कहा नॉन इनर्शियल फ्रेम। सपोज ये कोई एक्सीलरेटेड फ्रेम है और इस एक्सीलरेटेड फ्रेम पर एक बॉडी रखी हुई है, इस फ्रेम का एक्सीलरेशन ए है और इस फ्रेम पर एक बॉडी रखी हुई है एम मास की। तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करने का तरीका यह है कि अभी ये मास इस फ्रेम के रिलेटिव क्या है, रेस्ट में है, लेकिन ग्राउंड ऑब्जर्व का रिलेटिव क्या है, ये मोशन में है, इसलिए ये मास हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो कॉन्सेप्ट यूज किया गया स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए। तो कहा गया कि अगर कोई भी फ्रेम नॉन इनर्शियल में है और उसको इनर्शियल में कन्वर्ट करना है, देन अप्लाई स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम के अपोजिट होगी एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम का प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में देखिए, यहां पर एक फोर्स तो लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स इसका वेट काम कर गया, बट एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम इस डायरेक्शन में है, तो इस बॉडी पर एक फोर्स फील किया जाएगा पीछे की तरफ, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू स्यूडो फोर्स, और उसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। और जैसे ही आप स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे, आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल से इनर्शियल कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एंड उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह आई कि जहां भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूमेरिकल मिलेगा, उस जगह पर हमें स्यूडो फोर्स अप्लाई करके सबसे पहले उसको इनर्शियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन हम जिस तरीके से पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के अननोन वेरिएबल्स सॉल्व करेंगे। तो देखें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल देखते हैं स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। इंक्लाइन प्लेन, जो भी मूव करने वाला इंक्लाइन प्लेन होगा सरफेस पर, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर या रफ सरफेस पर, उसको हम वेज कहते हैं। वेज दैट मीन्स मूवेबल इंक्लाइन प्लेन। अभी हमें फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करनी है। क्वेश्चन ये है कि एक मूवेबल इंक्लाइन प्लेन दैट मीन्स वेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब क्या होगा? सरफेस सारा फ्रिक्शनलेस है, तो ब्लॉक नीचे स्लिप करेगा। हमें क्या करना है? वेज को एक्सीलरेट कराना है इतनी एक्सीलरेशन से कि उस वेज के रिलेटिव ब्लॉक रेस्ट पर हो। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द वेज सच दैट द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, एंड एट दैट मोमेंट व्हाट विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये मूवेबल इंक्लाइन प्लेन है, दैट इज वेज। इस मूवेबल इंक्लाइन प्लेन या वेज की इंक्लिनेशन थीटा दी हुई है, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का।
अब देखिए एम मास का ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी होगी इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग, लेकिन अगर जितने फोर्स से ये नीचे जाना शुरू करेगा, अगर उतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो वो फोर्स कहां से आएगा? तो हम इस वेज को अगर एक्सिलरेट करा दें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर वेज को हम एक्सिलरेट करा दें तो स्यूडो फोर्स हमें मिल जाएगा, उसके कंपोनेंट से हम इसके वेट के कंपोनेंट को बैलेंस कर सकते हैं, तो ये ब्लॉक रुक सकता है। देखिए सवाल ये है इस वेज की एक्सेलरेशन कितनी होगी। हमने मान ली कि इस वेज की एक्सेलरेशन ए है, यानी ए एक्सेलरेशन से इस वेज को हम मूव करा रहे हैं। तब देखो अब क्या हो गया, ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया जो एक्सेलरेशन ए से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है सिर्फ और रेस्ट पर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील किया जाएगा एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, जैसा कि अभी आपने देखा। तो हम इस ब्लॉक पर सबसे पहले स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन देख लें। दिस इज स्यूडो फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब हम इस ब्लॉक पर जितने फोर्स लग रहे हैं उसका डायरेक्शन डिफाइन कर दें, दैट मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम हम बना दें इस ब्लॉक का। एक फोर्स तो लगेगा आपका वेट, दैट इज एम जी। एक फोर्स यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। वेट के दो कंपोनेंट यहां पर स्प्लिट किए जाएंगे, एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा, राइट। अब देखिए इस स्यूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए जाएंगे, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो स्यूडो फोर्स का ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना, एम ए कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम ए साइन थीटा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज। क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट ब्लॉक remain at rest with respect to wedge, that is equilibrium of block के बारे में सोचना है। equilibrium of block का मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स इस प्लेन के रिलेटिव, इस डायरेक्शन का फोर्स, इस डायरेक्शन का फोर्स हम बैलेंस कर दें, ब्लॉक की इक्विलिब्रियम आ जाएगी, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो इस हालात में क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक एंड दिस इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उस हालात में क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अगर ये दोनों फोर्स आपस में काउंटर बैलेंस कर लें तो ये ब्लॉक इस वेज के रिलेटिव मूव नहीं करेगा, और क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ है कि इस ब्लॉक को मूव नहीं करने देना है विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो हमें इन दोनों फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। इस हालात में कैंसिल हो गया m, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, g साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू g tan थीटा। याद रखना ये रिजल्ट डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि अगर वेज को एक्सीलरेशन a इक्वल टू g tan थीटा से हम एक्सीलरेट करा दें तो उसके ऊपर कोई भी ब्लॉक होगा वो स्टेशनरी होगा विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब ये तो पहला पार्ट तो आप कैलकुलेट कर लिए कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो ये एक्सीलरेशन हो गया g tan थीटा। अब देखिए इस हालात में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा बिटवीन वेज एंड ब्लॉक, यानी नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड करना है। तो फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने लिखा ब्लॉक की स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में क्या लिखेंगे इस जगह पर, n इज इक्वल टू
mg cos theta plus ma sin theta. This is equal to normal contact force between vase and block, and this is equal to mg cos theta plus m sin theta. a की वैल्यू है g tan थीटा, अगर हम इसको पुट कर दें दिस इज g sin थीटा बाई cos थीटा. अब देखिए यहां पर mg कॉमन ले लें तो यहां पर mg को बाहर कर लीजिए, cos थीटा आपका एलसीएम हो गया, तो यहां पर क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. एंड ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी ये कहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1. तो इस हालात में क्या हो जाएगा mg बाई cos थीटा, और तब नॉर्मल रिएक्शन को हम कह सकते हैं कितना होगा mg बाई cos थीटा या mg sec थीटा. तो इस तरीके से आपने देखा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के प्रॉब्लम को स्यूडो फोर्स अप्लाई करके कैसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद उनके जो अननोन वेरिएबल्स हैं किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं. तो इस पर बेस्ड हम अभी एक दो न्यूमेरिकल्स और देखेंगे कि किस तरीके से स्यूडो फोर्स अप्लाई किया जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर. देखिए एक न्यूमेरिकल और हम देखें कि स्यूडो फोर्स अप्लाई करके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है. क्वेश्चन ये है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है, एलिवेटर की बेस की लेंथ दी हुई है आपको, इंक्लाइन प्लेन की इंक्लिनेशन दी हुई है, एंड एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सिलरेट हो रहा है एक्सिलरेशन ए नॉट से, ये गिवन है. जिस मोमेंट पर बॉडी स्टार्ट किया मोशन इंक्लाइन प्लेन के टॉप से, उस मोमेंट पर एलिवेटर एक्सिलरेट किया ए नॉट एक्सिलरेशन से एंड मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन. हमें बताना यह है कि ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के बॉटम तक आने में कितना टाइम लेगा. दिस इज द क्वेश्चन. अब इसको पहले विजुलाइज करें एक रफ स्केच बना करके, फिर हम उस पर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एनालाइज अभी करेंगे. देखिए दिस इज एन एलिवेटर, मान लीजिए ये एलिवेटर है, एंड इस एलिवेटर के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते हैं दिस इज द इंक्लाइन प्लेन of inclination theta, and a block of mass m is placed at the top of the inclined plane. एलिवेटर की बेस की लेंथ दी हुई है L. At that moment एलिवेटर start accelerating with the acceleration a naught in upward direction. Find करना है what will be the time taken by the block to reach the bottom of the inclined plane. This is the question only. मान लो बॉडी स्टार्ट कर रहा है मोशन, दैट मीन्स उस मोमेंट पर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो होगी. ये इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है एलिवेटर के अंदर, इसकी लेंथ आप एस मान लीजिए. तो सबसे पहले एस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि एस दिया हुआ नहीं है. तो हम यहां से ट्रिगोनोमेट्री लगा करके cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस से क्या कैलकुलेट करेंगे, तो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ. तो cos थीटा इक्वल टू एल बाई एस, देयरफॉर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई cos थीटा. ये हमें मिल गया. बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर. हम ये मान लिए कि इस ब्लॉक की एक्सिलरेशन ए है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर काइनेमेटिक्स से हम यूज करके टाइम निकालेंगे. यहां पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एस. और इसके बाद में हम लिखेंगे टी कितना हो जाएगा, तो 2s बाई ए का
अंडर रूट। अब यहां पर देखो एक चीज, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एस की वैल्यू हो गई एल बाई कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम किसी तरीके से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पुट करेंगे तो टाइम आ जाएगा। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम डायनामिक्स का यूज करेंगे। डायनामिक्स कैसे यूज करेंगे यहां पर वो देखिए, सिस्टम एक्सेलरेटेड है और इसके अंदर ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये इंक्लाइन प्लेन के बॉटम की तरफ मूव कर रहा है। अब यहां पर आप देखें, एक तो फोर्स लग जाएगा mg, दूसरा ये ब्लॉक इस एलिवेटर के अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक स्यूडो फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा इस ब्लॉक के ऊपर। तो स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज m इंटू ए नॉट। इन दोनों फोर्स का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा हेल्प करेगा इस ब्लॉक को बॉटम की तरफ लाने के लिए। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा एंड mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा। इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर mg का कंपोनेंट एंड एम ए नॉट का कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड एम ए नॉट cos थीटा। हमारे लिए इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, सिर्फ हमारे लिए इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट है वही ब्लॉक को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुल द ब्लॉक टुवर्ड्स द बेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन कितना होगा, तो m इंटू ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। दैट मीन्स अगर हम m और m कॉमन लेके काट दें तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो g प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइन प्लेन इन द एलिवेटर। अब इस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर दें तो टाइम आ जाएगा। तो यहां से हम यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2l डिवाइडेड बाई g प्लस ए नॉट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ गया इतने टाइम में एलिवेटर के अंदर ब्लॉक टॉप टू द इंक्लाइन प्लेन से बॉटम पर आ जाएगा। कभी कभी इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। दैट मीन्स अगर एलिवेटर यहां एक्सेलरेट कर रहा है, वहां पर आपको दिया रहेगा कि एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। सिचुएशन सेम रहेगा, आपको बताना होगा व्हाट टाइम विल टेक बाय द ब्लॉक टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। उस केस में आपने स्यूडो फोर्स नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि स्यूडो फोर्स सिर्फ एक्सेलरेटेड फ्रेम में अप्लाई होता है। जहां पर फ्रेम रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सिस्टम फ्रेम चल रहा है, उस जगह पर स्यूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स उस जगह पर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जहां पर आपका एक्सीलरेशन था, दैट मीन्स एलिवेटर की एक्सीलरेशन यहां क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में सिर्फ टाइम कितना हो जाएगा, 2l बाई जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर यह विजुलाइज करना है कि एलिवेटर के अंदर या कहीं भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में ब्लॉक है या नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेलरेटेड एलिवेटर के अंदर एक फिक्स्ड पुली से 2 ब्लॉक हैंग किया गया। एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है, बताना यह है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। इस क्वेश्चन को विजुलाइज करें तो ये एलिवेटर है,
एलिवेटर के सीलिंग से एक फिक्स्ड पुली लगाई गई, दिस इज फिक्स्ड पुली, और यहां से एक मासलेस स्ट्रिंग से 2 मास हैंग किया गया। देखिए ये मास 2m है, ये मास m है, एंड दे रखा है कि एलिवेटर इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सिलरेशन a नॉट इज इक्वल टू g/2। ये गिवन है आपको। इस सिचुएशन के अंदर हमें यह बताना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा एंड इस ब्लॉक्स की एक्सिलरेशन कितनी होगी। अब आप देखिए, अगेन फ्रेम नॉन इनर्शियल, तो नॉन इनर्शियल को पहले इनर्शियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट में आपको पता है कि सिस्टम पर जो फोर्स हम एक्ट कराते हैं एक्सिलरेशन ऑफ द फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस जगह पर एक फोर्स लगेगा हमारा स्यूडो फोर्स 2m इंटू ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई g/2, और यहां भी एक फोर्स लगेगा m इंटू ए नॉट दैट इज mg/2। एक फोर्स ग्रेविटी दैट मीन्स वेट, इसका mg, और यहां पर 2mg। स्ट्रिंग में टेंशन T। हमने मान लिया कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सिलरेशन a से। तो सबसे पहले आपको एक्सिलरेशन a कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन आप स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जरा इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम पर, क्योंकि हमने नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट कर लिया, अब सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2mg प्लस 2mg/2, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया 2mg प्लस 2mg/2 माइनस t इक्वल टू 2ma। अब जरा इसको सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2mg प्लस mg कितना हो गया 3mg माइनस t इक्वल टू 2ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। किसके लिए 2m ब्लॉक के लिए। m ब्लॉक का इक्वेशन कैसे हम रीड करेंगे, t माइनस mg प्लस mg/2, दिस इज इक्वल टू t माइनस mg प्लस mg/2 इज इक्वल टू m इंटू a। अब देखिए यहां पर ये 2mg प्लस mg कितना हो गया 3mg/2, दिस इज इक्वल टू t माइनस 3mg/2 इक्वल टू ma। सेकेंड इक्वेशन। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, तो यहां पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट 3mg minus 3mg/2, this is equal to 3mg minus 3mg/2 is equal to 2ma plus ma, this is equal to 3ma। अब देखिए एलसीएम यहां पर 2 लेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3mg, तो ये रिजल्ट आ गया 3mg/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू एम इंटू ए। यहां पर एलसीएम ले लो 2 एलसीएम लेने के बाद में 3 2 जा 6 mg माइनस 3mg, दिस इज इक्वल टू 3mg/2 इक्वल टू 3m इंटू ए। m से m कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर एक्सीलरेशन कितना आ गया g/2। ये हमारा आ गया कि सिस्टम इस एलिवेटर के अंदर g/2 एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा है। अब इस एक्सीलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, टेंशन आ जाएगा। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 t इज इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू हो गई g/2 प्लस 3mg/2, क्योंकि
ये 3mg/2 इधर आएगा तो प्लस 3mg/2 हो गया, तो m इंटू ए की वैल्यू g/2 प्लस 3mg/2, यहाँ 2 हम एलसीएम ले लिए तो क्या बच गया mg प्लस 3mg, दिस इज इक्वल टू 4mg/2, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 2mg, यानी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है 2mg है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड पुली एंड सीलिंग से जो सपोर्टिंग स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा, तब जरा फिगर में एनालाइज करें आप, यहां पर टेंशन T है, यहां टेंशन T है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा 2T, दैट मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग सपोर्टिंग टू द सीलिंग एंड फिक्स्ड पुली, दिस इज इक्वल टू 2T, और उस हालात में अगर आप आंसर लिखें तो क्या हो जाएगा T डैश इक्वल टू 2T, दैट मीन्स 4 इंटू mg। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना सिचुएशन चेंज करेंगे और क्वेश्चन जिस तरीके से कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग द इक्वेशन।